तो आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम्स। कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी पहले, कुछ अब डिस्कस करते हैं। टोटल हम 4 हेडिंग्स के अंदर रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आपको नजर आ रही हैं, ये मैंने साथ में स्टिकी नोट जो है ऐड किया है। सबसे पहले जो रेगुलेशन है वो होती है एलोस्टेरिक रेगुलेशन। अच्छा, रेगुलेशन जो है ना, कुछ बच्चे समझते हैं कि रेगुलेशन से मुराद जस्ट इनहिबिशन ऑफ एंजाइम है, या फिर कुछ बच्चों के जहन में होता है कि रेगुलेशन से मुराद जो है एंजाइम एक्टिविटी का स्टिमुलेट हो जाना है। हालांकि रेगुलेशन से मुराद है कि वो स्टिमुलेट भी हो सकती है एक्टिविटी, वो एक्टिविटी स्लो डाउन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपने बस जहन में रखनी है कि रेगुलेशन बस रेगुलेशन है, कि उसमें रेगुलेट होनी है एक्टिविटी, वो इंक्रीज भी होएगी, वो डिक्रीज भी हो सकती है। तो सबसे पहले एलोस्टेरिक रेगुलेशन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट एंजाइम्स, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि कुछ एंजाइम्स जो है इनएक्टिव फॉर्म में जाइमोजिन्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि पेप्सिनोजिन्स का जिक्र किया था हमने, ठीक है। तो उनमें से कुछ पेप्टाइड्स, प्रोटीन पेप्टाइड्स को ब्रेक करके उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर कोवेलेंट मॉडिफिकेशन जो है वो की जाती है, तो उन एंजाइम्स को एक्टिवेट किया जाता है। और कुछ एंजाइम्स की एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या चीज होती है, ठीक है। डिफरेंट एंजाइम्स जो है डिफरेंट साइट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। और लास्ट में हम देखेंगे कि रेगुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है बाय कंट्रोलिंग द एंजाइम सिंथेसिस एंड एंजाइम डिग्रेडेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो है एंजाइम की जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है उसको बात करते हैं। एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होती है कि वो रेगुलेशन जिसमें कोई सब्सटेंस जो है वो एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट के ऊपर बाइंड करे। एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं? वो एंजाइम्स जो एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट के ऊपर बाइंड करते हैं, पहली प्रॉपर्टी उनकी। दूसरी प्रॉपर्टी उनकी क्या होती है कि वो नॉन कोवेलेंटली बाइंड करते हैं, ठीक है। और जिस साइट पर वो बाइंड करते हैं उसको एलोस्टेरिक साइट या फिर रेगुलेटरी साइट का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये 3 चीजें आपने एलोस्टेरिक के बारे में याद रखनी है। एलोस्टेरिक एक्शन हो या एलोस्टेरिक एंजाइम्स हो, आपने ये बातें जरूर लिखनी है कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं, एक तो वो नॉन कोवेलेंटली बाइंड करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज के वो अदर देन एक्टिव साइट के ऊपर एक्ट करते हैं। तीसरी चीज कि उनका जो इफेक्ट है एंजाइम्स का वो स्टिमुलेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स के तौर पे कुछ सब्सटेंसेस भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो है ना, जिन इफेक्टर के साथ बाइंड करते हैं उसको इफेक्टर कहते हैं। वो सब्सटेंस जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन करता है एंजाइम की, उस सब्सटेंस को हम इफेक्टर या मॉडिफायर का नाम दे देते हैं, ठीक है। और वो इफेक्टर नॉन कोवेलेंटली जो है वो एलोस्टेरिक एंजाइम के साथ बाइंड करता है, ठीक है, और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। अगर तो वो इफेक्टर जो है उसकी एंजाइम एक्टिविटी को एनहांस कर रहा है तो उसको हम कह देंगे पॉजिटिव इफेक्टर, ठीक है। और अगर वो उसकी एक्टिविटी को कम कर रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे? नेगेटिव इफेक्टर, ठीक है। और इसका एक्शन क्या होता है? जो इफेक्टर्स होते हैं ये करते क्या है बेसिकली? ये 3 तरह से काम कर सकते हैं। या तो ये अफिनिटी ऑफ एंजाइम्स को चेंज करते हैं, जिसको हमने केएम का नाम दिया था। या फिर ये क्या करेंगे, मैक्सिमल जो वेलोसिटी है हमारी, जिसको मैक्सिमल कैटालिटिक एक्टिविटी इसने लिखा हुआ है, ये उसको चेंज कर सकते हैं, वी मैक्स को हमने इसका जिक्र किया था। या फिर ये दोनों को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एलोस्टेरिक रेगुलेटर या इफेक्टर। वो इन तीनों में से कोई एक मेथड एम्प्लॉय करेगा, ठीक है। या फिर वो तीनों को यानी दोनों को, केएम को भी चेंज कर सकता है और वी मैक्स को भी चेंज कर सकेगा। अब एलोस्टेरिक जो इफेक्टर है हमारा, उसकी नेचर के बेस पे इसकी 2 टाइप्स हैं। इफेक्टर की अपनी नेचर क्या हो सकती है? वो होमोट्रोपिक इफेक्टर भी हो सकता है, वो हेट्रोट्रोपिक इफेक्टर भी हो सकता है। होमोट्रोपिक उसको हम कब कहेंगे? जब जो इफेक्टर है वो सबस्ट्रेट ही हो, जो एंजाइम का सबस्ट्रेट था ना, वो बजाते खुद अगर इफेक्टर के तौर पे एक्ट करे, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करे, तो उसको हम होमोट्रोपिक इफेक्टर का नाम देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे इनहिबिटर और इफेक्टर के अंदर एक और डिफरेंस भी नजर आ गया कि उस दिन कुछ बच्चे पूछ रहे थे इनहिबिटर क्या एलोस्टेरिक हो सकते हैं। तो जो इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट नहीं होता, वो कोई और मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और इनहिबिटर जो है वो हमेशा एक्टिविटी को कम ही करता है, वो ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है इफेक्टर यानी एलोस्टेरिक इफेक्टर के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। और नॉर्मली जितने भी सबस्ट्रेट होते हैं, अगर वो इफेक्टर के तौर पे एक्ट करें तो वो पॉजिटिव इफेक्टर होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो वो बेसिकली क्या होता है, उसका होमोट्रोपिक इफेक्ट होता है। एलोस्टेरिक इफेक्ट के थ्रू जो है सबस्ट्रेट काम कर रहा होता है और पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा होता है, ठीक है।
तो एक और मिसाल यहाँ पे एक और जो यहाँ पे इसने बात लिखी हुई है कि जब वो इफेक्टर बाइंड करता है, सबस्ट्रेट इफेक्टर, होमोट्रोपिक इफेक्टर, तो जो बाइंडिंग साइट की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज है ना वो इनहांस हो जाती हैं। इसका क्या मतलब है, एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि कभी आप क्लास में लेट गए हो। समटाइम ये होता है कि आप जो है क्लास में लेट जाते हैं, डोर जो है वो क्लोज हो चुका होता है, तो आप बाहर ही खड़े हो जाते हैं। अब आप वेट करते हैं कि आपके दो चार दोस्त और आए, ठीक है, वो आएंगे तो फिर कोई वो आप जो है ना कमेटी आप बिठाते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि अंदर कैसे जाया जाए। तो वहां पे फिर फैसला होता है कि एक बच्चा जो है वो अंदर जाएगा। अगर मैडम ने कुछ कहा तो बाकी सारे हम लोग नहीं जाएंगे। अगर मैडम उसको बैठने दिया तो पीछे हम भी चले जाएंगे। ऐसे होता है ना। तो अगर तो वो बच्चा अंदर जाए और मैडम कुछ ना कहे तो आप पर प्रेशर क्या हो जाता है, रिलीज, प्रेशर कम हो जाता है। आप इजीली पिछले जो बच्चे होते हैं तीनों या तीन चार जो पीछे बाहर खड़े होते हैं वो साइड पे छुप के वो अंदर चले जाते हैं। इसको कहते हैं कोऑपरेटिविटी एंजाइम्स की टर्म के अंदर, कि जब एक सबस्ट्रेट बाइंड करता है ना तो दूसरा सबस्ट्रेट जो है उसके लिए रिसेप्टिवनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है एंजाइम की। और वो क्यों होती है, क्योंकि वो जो सबस्ट्रेट होता है वो पॉजिटिव इफेक्टर होता है और वो जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं बाइंडिंग साइट की वो इसको एनहांस कर देता है और उसकी रिसेप्टिवनेस को इंक्रीज कर देता है। इसके लिए एक टर्म यूज होती है कोऑपरेटिविटी। इस वजह से जो ग्राफ बनता है वो आपका होता है सिग्मोइडल। अब आपको थोड़ा सा ग्राफ की तरफ लेके जाता हूं मैं, कि यहाँ पे देखें कि ये जो ब्लैक में है ये एक नॉर्मल था, इसमें कोई जो है एलोस्टेरिक इफेक्टर काम नहीं कर रहा। ये ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव जो है इफेक्टर एक्ट करता तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थोड़ी सी चेंज हुई, एंजाइम एक्टिविटी बहुत ज्यादा इनहांस होगी और वी मैक्स बड़ी जल्दी अचीव हो गया, ठीक है। बताता हूँ कोऑपरेटिव के बारे में। अगर यहाँ पे इनहिबिटर अटैच होता तो ये देखें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज की, फिर जाके जो है वो वी मैक्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग में अगर आप देखें स्टार्ट में जो चेंज आ रहा है वो बहुत थोड़ा आ रहा है। तीनों ग्राफ्स के अंदर अगर आप देखें जो स्टार्ट में है, ये जो यहां तक अगर आप ग्राफ देखें, आप ग्रीन देख लें, ब्लैक देख लें या फिर आप रेड देख लें, जो स्टार्ट में चेंज आ रहा है ना, कंसंट्रेशन चेंज करने से एक्टिविटी जो है एंजाइम की जो वेलोसिटी है, जो रेट है, वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा। लेकिन मिड पे जाके जब थोड़े से मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो चुके होते हैं, फिर थोड़ी सी कंसंट्रेशन चेंज करने से वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। उसकी रीजन क्या है कि कोऑपरेटिविटी होती है। एक सबस्ट्रेट जब बाइंड करता है तो दूसरे सबस्ट्रेट के लिए जो है वो जगह वो खाली कर देता है, ठीक है। उसके लिए एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से वो बड़ी तेजी से बाइंड करता है और एंजाइम का एक्टिविटी जो है वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। और फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा से जब सैचुरेशन स्टार्ट हो जाती है तो रिएक्शन रेट फिर से सैचुरेशन हो जाती है और वो एक कांस्टेंट लेवल पे रुक जाता है। तो स्टार्ट देख लें या एंड देख लें वहां पे इतना चेंज नहीं है, लेकिन जो मिड में है आपको ग्राफ नजर आ रहा है वहां पर कोऑपरेटिविटी का फिनोमेना हो रहा होता है। एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करता है, वो बाइंडिंग करने की वजह से जो है अफिनिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है एंजाइम की, कोऑपरेटिविटी होती है, ठीक है। पहला सबस्ट्रेट जो है वो कोऑपरेट करता है बाइंडिंग विद द बाइंडिंग ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, जिस वजह से थोड़ी सी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से एंजाइम रेट के एक्टिविटी के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आता है। इसको कहते हैं कोऑपरेटिविटी। और जब आप हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे तो उसी के अंदर उसके अंदर भी आप देखेंगे कि एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है ना वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर सकता है, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं 8 ऑक्सीजन एटम्स के साथ। तो जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है ना तो स्टार्ट में वो थोड़ा मुश्किल होता है उसके लिए बाइंड करना, लेकिन जब वो बाइंड कर जाता है तो बाकी जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली बाइंड कर जाते हैं। जब दूसरा मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो तीसरे के लिए अफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, तीसरे को बाइंड करने के लिए सबसे कम रेजिस्टेंस होगी। फिर जब तीसरा बाइंड कर चुका होगा तो चौथा मॉलिक्यूल जब बाइंड करता है तो वो सबसे कम रेजिस्टेंस उसको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे भी समझ लें कि ऐसे होता है जब आप आपका एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, आप अगर फैमिली में देखें ना अपनी हिस्ट्री चेक करें तो सबसे पहले फैमिली में एक बंदा डॉक्टर बनता है, ठीक है। जैसे ही फैमिली के अंदर एक बंदा डॉक्टर बनता है ना, मतलब फर्स्ट डॉक्टर जो होते हैं, उसके बाद फिर अचानक से जो है ना फैमिली में मजीद डॉक्टर बनना शुरू हो जाते हैं। क्यों? उनको एक पाथवे मिल जाता है, उनको एक रास्ता नजर आ जाता है। इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिविटी। ये बात मैंने आपको बता दी कि वी मैक्स के जो है आपका इसको चेंज कर सकता है, ठीक है, या फिर दोनों को चेंज कर सकता है। अगर जो इफेक्टर है आपका वो सबस्ट्रेट के अलावा कोई और सब्सटेंस हो, वो प्रोडक्ट हो सकती है, वो कोई और मॉलिक्यूल हो सकता है, उसको हम हेट्रोट्रोपिक इफेक्टर का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने बड़ी मशहूर मिसाल आपने सुनी हुई है फीडबैक इनहिबिशन की या प्रोडक्ट इनहिबिशन।
तो वो बेसिकली क्या होती है कि जो सबसे लास्ट पे प्रोडक्ट बनता है वो स्टार्ट वाले एंजाइम को या किसी मिड वाले एंजाइम को इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है, प्रोडक्ट इनहिबिशन हो रही होती है। तो वो किसकी एग्जांपल है, आपकी हेटेरोट्रॉपिक इफेक्टर की। ठीक हो गया, दिस इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक इफेक्टर, जिसमें जो इफेक्टर होता है वो अदर देन सबस्ट्रेट होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे फीडबैक इनहिबिशन का फायदा क्या होता है, तो ये आपको पता है कि ये फीडबैक इनहिबिशन बेसिकली अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, बस बैलेंस हरदम। तो ये बैलेंस जो है ना, वो जो इक्विलिब्रियम है, मीजान है, वो फीडबैक इनहिबिशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दी है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपने पढ़ा था फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, काइनेज की हमने बात की कि ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और फॉस्फोफ्रुक्टो का क्या मतलब है कि इस काइनेज एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है, फॉस्फोफ्रुक्टो, यानी फ्रुक्टोज हैविंग वन फॉस्फेट ग्रुप, जिसको हम कहते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर जो एंजाइम काइनेज एक्ट करता है उसको कहते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। यहां पर इसने बात नहीं लिखी, ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है ना, ये इस एंजाइम को स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका होमोट्रोपिक इफेक्टर। ठीक है, जबकि आपने रेस्पिरेटरी चेन के अंदर पढ़ा था एफएससी के अंदर कि सिट्रेट जो है वो नीचे से साइटोसो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा होता है टीसीए साइकिल के अंदर, वहां से आके जो है ना इस एंजाइम को, जो कि साइटोसोलिक है, इसको इनहिबिट कर रहा होता है बहुत नीचे से आके। तो वो प्रोडक्ट इनहिबिशन होती है। तो ये किसकी एग्जांपल हुई फिर, ये होगी इसकी हेटेरोट्रोपिक इफेक्टर। तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का होमोट्रोपिक इफेक्टर कौन है, उसका सबस्ट्रेट जो कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, जबकि इसका हेटेरोट्रोपिक इफेक्टर जो कि इसने मेंशन किया हुआ है वो है सिट्रेट, जो कि इसको इनहिबिट कर रहा होता है। इसके बाद जो इसने दी हुई है रेगुलेशन बाय कोवलेंट मॉडिफिकेशन, जिसको हमने दूसरी हेडिंग में कहा था एक्टिवेशन ऑफ द इनएक्टिव एंजाइम्स। तो उसमें हमने क्या बात की कि हम कुछ एंजाइम जो है जिस तरह जीआईटी के एंजाइम जो अमूमन जाइमोजिन्स की फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे पेप्सिनोजिन है, ट्रिप्सिनोजिन है, काइमोट्रिप्सिनोजिन है, तो इनको एक्टिव किया जाता है बाद में। वो कैसे एक्टिवेट होते हैं कि उनमें से कुछ पेप्टाइड को ब्रेक डाउन कर दी जाती है, कुछ जो इनएक्टिव पेप्टाइड्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, तो एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा मेथड क्या होता है कि उसकी कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कर दी जाए, जो कि लिपनकॉर्ट ने मेंशन किया हुआ है। तो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में यहाँ पे सबसे मशहूर एग्जांपल जो है वो आपकी फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन है। और यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि ये सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन रेसिड्यूज के ऊपर होती है। ठीक है, तो इन 3 अमाइनो एसिड्स के ऊपर क्यों होती है ये भी आपको बता देता हूँ, हो सकता है किसी के जहन में आ जाए सवाल, ना भी है तो इशू नहीं है। सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ये तीनों जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। तीनों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, सीरीन और थ्रियोनिन ये नॉर्मल अमाइनो एसिड्स हैं, जबकि टायरोसिन जो है इसके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो लेकिन तीनों में कॉमन चीज क्या है कि तीनों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और इधर हमने क्या ट्रांसफर करना है, फॉस्फेट ग्रुप। तो एक तरफ से जो है हाइड्रोजन आएगा, दूसरी तरफ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, वहां पे कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो इसलिए सीरीन और थ्रियोनिन और टायरोसिन रेसिड्यूज जो हैं इनके साथ फॉस्फोराइलेशन होती है। ठीक है, इन पार्ट्स के साथ। तो वो एंजाइम्स जो फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं उनको हम कहते हैं काइनेजेस। तो इसने प्रोटीन काइनेज का नाम लिखा हुआ है। जो एंजाइम्स जो है वो रिमूव करवाएंगे फॉस्फेट ग्रुप को, उसको हम कहते हैं फॉस्फेटेजेस। ठीक है, अब कौन से एंजाइम्स जो हैं वो, क्योंकि हमने कहा रेगुलेशन का मतलब है इनहिबिशन भी हो सकती है और स्टिमुलेशन भी हो सकती है। तो कौन से एंजाइम्स हैं जो फॉस्फोराइलेशन से एक्टिवेट होंगे, कौन से एंजाइम्स हैं जो फॉस्फोराइलेशन से इनएक्टिवेट होंगे। तो इसका सबसे इजी फार्मूला जो है मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कि वो तमाम एंजाइम्स, ये वैसे कोई सॉलिड रूल नहीं है। ठीक है, ये जस्ट जो है जो एक्सपीरियंस से हमें पता चला है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस लाइन है एक, ये कोई किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ना ही ये कोई रेफरेंस है, ये जस्ट जो है ना आपको याद रखने में इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जगहों पर अप्लाई हो सकता है। तो फॉस्फोराइलेशन जो है तमाम एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है जो कैटालिटिक पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ब्रेक डाउन के अंदर इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स की फॉस्फोराइलेशन अगर कर दी जाए तो वो एक्टिवेट हो जाती है। जबकि वो एंजाइम्स जो सिंथेटिक हैं, बनाने वाले एनाबॉलिक हार्मोन्स, एनाबॉलिक एंजाइम्स हैं, उनकी अगर फॉस्फोराइलेशन हो तो वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल इसने दी, इसने जस्ट लिखा हुआ है कि ग्लाइकोजिन सिंथेज और ग्लाइकोजिन फॉस्फोराइलेज। तो याद रखें ग्लाइकोजिन जो सिंथेज एंजाइम है दैट इज एनाबॉलिक हार्मोन, एनाबॉलिक एंजाइम सॉरी। तो ग्लाइकोजिन सिंथेज की अगर फॉस्फोराइलेशन होती है तो चूंकि ये एनाबॉलिक है तो ये क्या हो जाएगा,
इनएक्टिव इसलिए लिखा हुआ है कि इट्स एक्टिविटी इज डिक्रीज्ड, जबकि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है ये डिग्रेडेशन करवाता है आपके ग्लाइकोजन की। ये कैटाबॉलिक जो है वो हार्मोन एंजाइम है, तो इसकी जब फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए लिखा हुआ है कि इट्स एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड। तो ये आपने एग्जांपल याद रखनी है, कोई भी एग्जांपल आप इसमें फिट कर सकते हैं, ठीक है। अब कंपार्टमेंटलाइजेशन यहाँ पे नहीं है हेडिंग, हमने उसको डिस्कस करना है कि कुछ एंजाइम्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ साइटोसोल के अंदर हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, ठीक है। तो डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो डिफरेंट लोकेशन के अंदर प्रेजेंट है और इस वजह से उनका मिस यूज नहीं होता, ठीक है। हो सकता था कि माइटोकॉन्ड्रिया वाले एंजाइम अगर साइटोसोल में होते तो वो किसी और सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करते, ठीक है, और उनकी जो जहां पे हमें उसकी जरूरत थी वहां पर जब हम उस वो टाइम आता जब हमने टीसीए साइकिल चलाना था तो एंजाइम मौजूद ही ना होते क्योंकि वो पहले कहीं और यूज हो चुके होते। तो ये भी रेगुलेशन का एक पार्ट है कि अल्लाह ताला ने एंजाइम्स की सिंथेसिस इस तरह की कि उनको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर रख दिया, ठीक है, जहां पर उनकी जरूरत है वो सिर्फ उसी रिएक्शंस के अंदर जो है ना यूज होते हैं, बाकी कहीं जगहों पर वो यूज नहीं होते, साइड रिएक्शंस उनके नहीं होते, जिस वजह से उनका जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। इसके बाद लास्ट हेडिंग थी हमारी कि हम एंजाइम को कंट्रोल कर सकते हैं बाय सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज है, इंडक्शन क्या होती है और रिप्रेशन क्या होती है। इंडक्शन कहते हैं ये जीन लेवल पे होती है। इंडक्शन का मतलब है इंडक्शन अप्लाइज टू द इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम्स। जब एंजाइम की सिंथेसिस जो है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होने के बाद जो एंजाइम्स बन रहे हैं वो इंक्रीज हो जाए जीन लेवल पे, तो इसको हम इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। और कुछ एंजाइम्स की रिप्रेशन होती है, रिप्रेशन कहते हैं कि डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, ठीक है। ये दो टर्मिनोलॉजीज जो डिफरेंट है। जो एलोस्टेरिक के अंदर होता था उसमें जस्ट इफेक्टर्स होते थे, एलोस्टेरिकली कंट्रोल होता था कि या तो एंजाइम की स्टिमुलेशन हो रही है जो प्रेजेंट है, उसमें अमाउंट ऑफ एंजाइम्स पे चेंज नहीं आ रहा था। यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ एंजाइम्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स इंक्रीज कर जाएंगे क्योंकि नए एंजाइम्स जो है वो सिंथेसाइज किए जाएंगे और नए एंजाइम्स को या तो फिर जो पहले से प्रेजेंट है या फिर उनकी रिप्रेशन की जाएगी। एग्जांपल इसकी दी हुई है इसने इंसुलिन के हिसाब से कि जब आप ग्लूकोज ज्यादा खाते हैं यानी आफ्टर मील, जब आपने खाना खाया तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। उसके बाद जो है क्योंकि इंसुलिन रिलीज होती है और इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना होता है। यहां पर आपको एक और बात बता देता हूं कि इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन, ये ग्लूकोज जो होता है ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा वाला उसको यूज करता है, ग्लाइकोलिसिस करवाता है इसकी, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस करवा के इसकी ब्रेकडाउन करवा के इसका लेवल कम करता है, लेकिन इसको करता क्या है, इसको बाद में ग्लाइकोजन के अंदर जो है ना, ग्लाइकोजन होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करवाता है। इसके अलावा फैट सिंथेसिस करवाता है ये इंसुलिन जो है, और प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है। तो ये क्या करता है, इसका इंडक्शन का इफेक्ट होता है इंसुलिन का। जब इंसुलिन लेवल हाई होता है ना तो ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स को हाई कर देता है। कौन से एंजाइम होते हैं जिनका लेवल हाई हो जाता है वो इसने मेंशन नहीं किए, तो आपको खुद पता है कि ग्लाइकोलिसिस के वैसे 3 रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं। ग्लूकोकाइनेज जो फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन होता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ठीक है, सेकंड एंजाइम जिसको हमने डिस्कस किया, और लास्ट रिएक्शन का एक एंजाइम होता है पायरोवेट काइनेज। तो ये 3 एंजाइम्स जो है वो मेन एंजाइम्स हैं ग्लाइकोलिसिस के जो रेगुलेटरी हैं। तो ये इंसुलिन जो है इन तीनों एंजाइम्स का लेवल इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा अगर आपको ये ना याद रहे तो आप कोई और मिसाल दे दें कि इंसुलिन ने क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेसिस करवानी है तो ग्लाइकोजन सिंथेटेज जो एंजाइम है इसकी ये इंडक्शन करवाता है, इसका लेवल ये इंक्रीज करवा देता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, जो कि कंप्लीट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक दो चीजें और हैं कि ये जो सबस्ट्रेट इनहिबिशन, प्रोडक्ट इनहिबिशन और एलोस्टेरिक रेगुलेशन है ना, ये सारी इमीडिएट इफेक्ट्स हैं, ये बड़ी तेजी से होते हैं, ठीक है, ऑन द स्पॉट विद इन सेकंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जो कोवलेंट मॉडिफिकेशन होती है ये भी इमीडिएट है लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेती है, ये कुछ मिनट्स लेती है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट हमने पढ़ी है कि सिंथेसिस यानी इंडक्शन और रिप्रेशन जो है ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, आवर्स और डेज इसको रिक्वायर होते हैं, ठीक है, कंप्लीट होने के लिए।